नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। और मैं बेशोक आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले लगातार हम एक इतिहास सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इतिहास के बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं। और क्योंकि अभी एग्ज़ाम काफ़ी सारे जो है चुनाव के बाद आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ पॉलिटी से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें एग्ज़ाम में रहती हैं। तो आज की वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि भारतीय संविधान जो कि पॉलिटी से हम यहाँ पे एक अ, यहाँ पे संक्षिप्त वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, जिसमें कई खंडों में हम जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा-सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हमारे साथ शुरू हो जाइए। और ऑडिबल से लेकर के वीडियो जहाँ तक आपको ये ऑडिबल मिल सकता है, या इसके साथ आपको इसमें चित्रात्मक चीज़ें और उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें आपको कथन जो कि आपको वहाँ पे नोट लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फैक्चुअल तरीके से और संक्षिप्त तरीके से भी आपको यहाँ पे प्रदर्शित करने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को यार सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना? तो हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन ये मिलता है कि यार चलो थोड़ी सी संख्या हमारी बढ़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम भारतीय संविधान, और ये पॉलिटी का आज पहला वीडियो है, तो देखते हैं कहाँ से कहाँ तक हम इसको कवर करते हैं। जिसमें हम शुरुआत करेंगे 1757 से, जिसमें प्लासी का जो युद्ध हुआ था, और उसमें उसके बाद हम 1773 जो कि रेगुलेटिंग एक्ट था, और उसके बाद 1784 जो कि पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। और फिर उसके बाद 1858 जो कि भारत प्रशासनिक अधिनियम। तो संक्षिप्त तरीके से इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम कितना कवर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान, यानी भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास हम यहाँ से शुरू करते हैं। और सन था 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई, जो यानी प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, पहला है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, जिसमें हम देखेंगे इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब इसकी कुछ विशेषताएं, इन विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, तथा बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड वारेन हैंगस्टन थे, ठीक है। आगे देखते हैं। इस एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंस में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्पे थे, और अन्य न्यायाधीश जो 3 बनाए गए, जिसमें से पहले थे चैम्बर्स, और दूसरे थे लिमेंस्टर, और तीसरे थे हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में
इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की अधिकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि एक एक्ट हुआ है जिसको कहा गया है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 ईस्वी में, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। और इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं हम इसमें 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, और इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। जो दोहरा प्रशासन था, जिसमें पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा था जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो कि व्यापारिक मामलों के लिए था, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों के लिए था। अब हम देखते हैं 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है, इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। अब हम देखते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, यानी इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। और दूसरा पॉइंट है, अब इस कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। अगला पॉइंट है, इसमें विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। छठवां पॉइंट है, इसमें भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। सातवां पॉइंट है, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले का अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अब हम देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं, जिसमें हम पहला देखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतिभागी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई, और इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इसमें, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया। अब हम देखते हैं 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि भारत का प्रशासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। और दूसरा पॉइंट है, इसमें भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। अगला हम पॉइंट देखते हैं, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, जो कि कब लागू किए गए थे, ये
पिट्स एक्ट के अंतर्गत इसको लागू किया गया था 1784 में। इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद की प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका महत्वपूर्ण नियंत्रण था और उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग यानी अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। अब हम बात करते हैं 1861 में, जो कि भारत परिषद अधिनियम, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इस अधिनियम की विशेषताएं जो कुछ हैं वो देखते हैं। पहला है, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था ये। अब हम देखते हैं, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय वायसराय को राजा पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग भी कर दिया गया। अब देखेंगे हम शाही उपाधि अधिनियम, जो कि 1876 ईस्वी में। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी सम्मग्री घोषित किया गया। अब हम बात करते हैं 1829 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें हम देखते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति की गई। 1909 हम देखते हैं, इसके अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम, जो कि मार्ले मिंटो सुधार, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना गया है। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने के अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, जो कि 5 सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया और इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव के
राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। अब हम देखते हैं 1919 ईस्वी को हम देखते हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चैम्बर्स फोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार है। केंद्रीय द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जबकि जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। दो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियूनसन कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था। इसमें से 2 उपवर्ग थे। पहला था आरक्षित तथा हस्ताक्षरित या फिर अंतरित। आरक्षित विषय जो था वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, ठीक है, या फिर छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खाना या कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद या फिर मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि इसमें सम्मिलित थीं। अब हम बात करते हैं हस्तांतरित विषय। इसके अंतर्गत शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तेल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि इसके अंतर्गत थे, जो कि हस्तांतरित विषय था। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्य परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। आगे हम देखते हैं इसमें भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अंततः 1926 ईस्वी में ली आयोग, जो कि 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया था। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। कुछ विषयों में संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने का सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए थे, पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दें तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधित प्रभाव होता था।
टेग्यू चैम्बर्स फोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। पहला था अखिल भारतीय संघ। इस संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों यानी 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों में मिलाकर बनाना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुईं और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे केंद्रीय में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं मध्यवर्ती सूची का निर्माण किया गया। इसी में आगे हम देखते हैं परिसंघ सूची के विषय में। परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेश कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों का अन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय सेवा, लोक सेवा और शिक्षा। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती सूची के विषयों पर। परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए समक्ष थे और समवर्ती सूची के कुछ विषय थे: दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपातयुद्ध घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। तो प्रांतीय विधानमंडलों को अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधान मंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि एवं अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र, प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल जो कि लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार की परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अब हम बात करेंगे भारतीय परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड और औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या का मत अधिकार मिल गया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया।
इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जो निम्न हैं। पहला है, इसमें 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनके बेटे सरकार सरकार जो है सत्ता सौंपेगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। इसी में अगला है, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक कि संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत के मंत्री पद समाप्त कर दिए जाएंगे और 1935 में भारतीय शासन अधिनियम शासन द्वारा जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान और पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत किया। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान सभा। तो चलिए भारतीय संविधान सभा को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया और कैबिनेट मिशन के सदस्य पर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, जबकि 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ और कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया और इसमें कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी संख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संचालन समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संघीय संविधान समिति की जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के
संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थीं, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति जो कि जेबी कृपलानी के द्वारा थी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि विभाजन संप्रदाय का आधार पर किया गया। 213 सामान्य जबकि 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जबकि संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति एवं संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थी: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे और एन. गोपाल स्वामी जो कि अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और कन्हैया लाल जो कि माणिक लाल मुंशी और 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और 6वें थे एन. माधवराव। बी.एल. मित्र के स्थान पर डी.पी. खेतान जो कि 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थायी प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे कैबिनेट मिशन जो कि 1945 ईस्वी में प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। एक तरफ है मंत्री और दूसरी तरफ है विभाग। तो मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका विभाग था कार्यकारी परिषद जो कि उपाध्यक्ष, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग इनके पास था। वल्लभ भाई पटेल जिनको गृह सूचना एवं प्रसारण दिया गया था और बलदेव सिंह जो कि रक्षा मंत्री थे और जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति विभाग इनके पास था और सी राजगोपालचारी जिनके पास शिक्षा विभाग था और सी.एच. भाभा यानी कार्य, खान एवं बंदरगाह इनके अंतर्गत आता था। राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री भी रहे और इसके बाद आते हैं असफ अली जो कि रेल मंत्रालय देख रहे थे, जगजीवन राम जो कि श्रम मंत्री थे। तो इस तरीके से ये कैबिनेट मिशन की अंतिम मंत्रिमंडल थी। अब हम मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्यों जिसमें 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी में लियाकत अली खां जो कि वित्त मंत्री थे और आई चुंदरीगर जो कि वाणिज्यिक और अब्दुल रब नस्तर जो थे संचार मंत्री और जोगिंदर नाथ मंडल जो कि विधि मंत्री और गजंतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। अब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं जिसमें देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा की अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक
चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। इसमें से कुछ प्रमुख हैं जिनको मंत्री और मंत्रिमंडल: जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले, वैज्ञानिक शोध; सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले; और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि खाद्य एवं, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखे और पढ़े समझे थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर के 63,96,729 रुपये का व्यय हुआ। संविधान को जब 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाषाएं और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाषाएं और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के कुल अनुच्छेद में 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 224, 366, 367, 379 और 380 और 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 और 52 में हुए और आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। आगे की चीज़ें हम अगली वीडियो में, और इस वीडियो में हम इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।